नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज के फिर 3 प्रश्न। सबसे पहला, क्या पेगासस सरकार को ले डूबेगा? दूसरा प्रश्न, क्या ममता विपक्ष को एक कर पाएंगी? तीसरा, क्या भाजपा के लिए येदियुरप्पा को मार्गदर्शक मंडल में शामिल करना संभव होगा? तो सबसे पहले पेगासस की बात। पेगासस की बात इसलिए कि आज पूरा देश उसी की चर्चा कर रहा है, बाकी सब चीज़ें गौड़ हो गई हैं। पेगासस का खतरनाक इसलिए है क्योंकि आपकी निजता का उल्लंघन कर रहा है। आपके क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और कब बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कैसे बैठे हैं, क्या कपड़े पहने हैं, नहीं पहने हैं, क्या है, ये सब वो देख रहा है। आज एक ट्वीट आया है जिसको लेके कुछ लोग बहुत उत्साहित हैं, खास करके प्रशंसक लोग। वो एक किम जेटर नाम की एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, उनका ट्वीट है और उसमें वो ये हवाला दे रहे हैं कि ये जो एमनेस्टी ने के अनुसार ये जो 300 लोगों की या 50,000 लोगों की या जो भी लिस्ट है, ये एनएसओ की लिस्ट नहीं है, मतलब इजरायली कंपनी की लिस्ट नहीं है। अब उस ट्वीट के बाद उसके फिर वो रिप्लाई आ गए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। एमनेस्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। अब वो कुछ भी उनके हवाले से कहा जाए, उनका स्टैंड था कि एनएसओ ग्रुप जो इजराइल का है उसके द्वारा बनाया हुआ जो स्पाईवेयर, जिसको कुछ लोग अब मेलवेयर बोल रहे हैं, क्योंकि मेलवेयर का मतलब ये जिसका इंटेंशन ही गड़बड़ हो, मेलाफाइड इंटेंशन, इसीलिए उसको कई लोग मेलवेयर के नाम से कह रहे हैं, वो यूज़ किया गया है। और किस लिए यूज़ किया गया है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन और जो आम आदमी के जो हक और हुकूक की लड़ाई है उसको सप्रेस करने के लिए। और उसमें उन्होंने कहा है कि करीब 50,000 ऐसे पोटेंशियल लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। दूसरा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं पेगासस के बारे में कि इसको प्रूव करना बहुत आसान चीज़ नहीं है। पहली चीज़, ये जो जैसा कहा था, जब आके आपके उसमें बैठ जाता है आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, तो पहली चीज़ ये कि एप्पल वाले तो इसकी कुछ ट्रेसेस वो कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरे सिस्टम्स हैं, जो नॉन एप्पल फ़ोन्स हैं, उसमें वो इसके ट्रेसेस मिलना मुश्किल होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसको 60 दिन तक जो भी इसको देख रहा है या चला रहा है वो इसको यूज़ ना करे तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, फिर इसका नामो निशान नहीं रहेगा, कभी पता भी नहीं लगेगा कि ये आपके उसको इसने इन्फेक्ट किया था। एक चीज़ अच्छी हुई है, लेकिन इसके आने के बाद ये बहुत क्लियर हो गया है कि गोदी मीडिया कौन है और गोदी मीडिया कौन नहीं है। ये जो 40 जर्नलिस्ट के नाम लिए जा रहे हैं, इसमें से एक भी, देखिए बाकी जगह तो उन्होंने पक्ष विपक्ष, मतलब अपने ही 2 मंत्री लोगों का, कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि जुडिशरी में भी कुछ का, कुछ ब्यूरोक्रेट्स का भी, सब तरह के लोगों का किया है। विपक्ष के, वो तो विपक्ष का तो ठीक है, अपने पक्ष के लोगों का भी, लेकिन जर्नलिज्म में उन्होंने किसी भी गोदी मीडिया वाले जर्नलिस्ट को, वो माना जा रहा है कि इसमें ये तो शक व शुबा से ऊपर है, ये तो हमारे साथ हैं, हमारे लिए हैं, हमारे जैसा हम कहते हैं वैसा ही परोसते हैं आम आदमी को, तो दे आर बियॉन्ड डाउट्स, देयर लॉयल्टीज आर बियॉन्ड डाउट्स। तो ये जो लोगों के नाम आए हैं वो बहुत साफ साफ कैटेगराइजेशन है गोदी और नॉन गोदी मीडिया का। एक चीज़ और है, ऐसा कहा जा रहा है कि एक जो 50 का सेट आता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए जो आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस जब खरीदते हैं तो वो कहता है ना, 1 खरीदोगे ये, 2 खरीदोगे ये, 3 खरीदोगे ये, 5 खरीदोगे, इस तरह की बातें। तो ये 50 का एक सेट आता है और वो कहा जा रहा है करीब करीब 80 करोड़ रुपए का है। तो मोटे तौर पे एक आदमी के ऊपर 1 करोड़ 80 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। तो ये इस 40 मीडिया कर्मियों में 2, 4, 5, 10 को छोड़ दें, मेरा अपना अंदाज ये है कि जो मेजॉरिटी है उसकी साल की तनख्वाह भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए नहीं होगी, लेकिन उसने अपनी इंपॉर्टेंस इतनी बना ली है कि उसके ऊपर उसकी जासूसी करने के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए का तो केवल ये मेलवेयर डाला जा रहा है। बाकी जो उसके पीछे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे, वो पैसे तो अलग ही हैं। तो एक तो ये हो गया है। दूसरा, एक मैं इसलिए बता दूं क्योंकि मतलब भरसक
दुनिया की बाकी सारी सरकारें इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले रही हैं, चाहे वो फ्रांस की सरकार हो, चाहे मोरक्को की सरकार हो, चाहे हंगरी। सिर्फ हमारे यहाँ इस पर कुछ नहीं। हमारे यहाँ सरकार के जो उस पार्टी के जो प्रवक्ता लोग हैं और उस पार्टी के जो सबसे इंपॉर्टेंट पद पे बैठे हुए मंत्री लोग हैं, उसमें से एक मंत्री जी कह रहे हैं क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। और उनकी क्रोनोलॉजी क्या है कि चूंकि पार्लियामेंट आने वाली थी तो उस पार्लियामेंट के सेशन को मतलब इसमें बातचीत ना हो पाए, इसलिए ये सब किया गया। अरे जनाब, आप ही क्या नहीं, 40-45 और देशों में भी ये सब चीज़ें हुई हैं। 17-18 ग्लोबल कंसोर्टियम है। अब इनका ये कहना है कि 40-45 देशों में ये सारा कुछ यहाँ को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट का मानसून सेशन ही किया गया है। चलिए, इस तरह की अगर कोई बात सोच रहा है तो अच्छी बात है। दूसरा, वो जो एक्सपेंशन हमने किया था जिसमें शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, महिलाओं को हमने, उसके ऊपर विमर्श न हो, इसके लिए इसको किया गया है। और तीसरा जो स्टैंडर्ड है कि देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए। जब क्रोनोलॉजी की बात करेंगे तो हरेन पांड्या हत्या, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर और जस्टिस लोया की मृत्यु, ये तीनों भी उस क्रोनोलॉजी का ऑर्डर होंगी और लोग प्रश्न पूछेंगे। क्योंकि एक प्रश्न और है जो शशि थरूर ने उठाया है, और वो कह रहे हैं सिर्फ ये देखने वाली बात है कि सरकार से सिर्फ ये समझना है कि जो इसने जासूसी की, ये तो जासूसी की है, ये तो मानी हुई बात है, वो अथराइज थी कि नॉन अथराइज थी, सिर्फ ये पूछने वाली बात है। पेगासस के बारे में मैं एक और चीज कह दूं, डिजिपब नाम की एक हम लोगों की सोशल मीडिया वालों की एक संस्था है, इसकी तरफ से एक जोरदार ढंग से विरोध हुआ है पेगासस का कि पत्रकारों को जिस ढंग से जासूसी उनके ऊपर कराई जा रही है, हम सब लोग मिलकर इसका विरोध करते हैं। और एक अपील है, वो मैं अपील लगा दे रहा हूँ, इसको भी अगर जरा आप देख लेंगे तो मेहरबानी होगी। अब हम लोग आ जाए दूसरे ममता दीदी के सवाल पे, जो उन्होंने एक कोशिश की है विपक्ष को एक जगह लाने की। 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस का शहीदी दिवस के रूप में वो मनाते हैं। उनका ये सबसे बड़ा, मतलब पार्टी के रूप में पार्टी का वन ऑफ द लार्ज, मतलब मेन यही उनका सेलिब्रेशन होता है, एक बड़ा आयोजन करते हैं। 21 को ममता बनर्जी ने अपने पार्टी वर्कर्स को तो एड्रेस किया ही किया, उन्होंने एक वर्चुअल रैली भी की और देश भर के तमाम ऑपोजिशन लीडर्स को उन्होंने इनवाइट किया। दिल्ली में वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बड़ी स्क्रीन लगी, वहाँ पे सब लोग आके बैठे, बाकी लोग अपने अपने राज्यों से उसमें जुड़ गए। और ममता बनर्जी ने वहाँ करीब एक 48 मिनट का, जो उनकी स्टाइल है, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी मिला के एक उन्होंने भाषण दिया। और जब मैं उनको हरदम भाषण देते हुए देखता हूँ और सुनता हूँ तो मुझे एक चीज़ हरदम समझ में आती है कि संवाद के लिए भाषा गौण हो जाती है। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे बांग्ला आती है या नहीं आती है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो जो तीनों लोग थे जिनको केवल अंग्रेजी आती या केवल बांग्ला आती या केवल हिंदी आती, वो उनकी बात पूरी तरह से कम्युनिकेट हो गई, संवाद उन्होंने बना लिया। तो ममता बनर्जी की जो एक सबसे बड़ी ताकत है कि उन्होंने अपना ये संवाद अपने स्टाइल में अपने ढंग से बना लेती हैं। वो भाषा का डिसएडवांटेज नहीं होता है कि मुझे बांग्ला आती हो, वो हिंदी का शेर भी मार देती हैं उसमें, वो सब कुछ करती हैं। उन्होंने सबसे पहली बात यह कही कि हम लोगों को आपस का जो भी हम लोगों की खींचतान है उसको भुलाकर हम लोगों को एक फ्रंट बनाना चाहिए। पहली बात तो ये की। और इसके पीछे एक दर्शन है, वो किस लिए अभी क्यों शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने 2019 लोकसभा इलेक्शन से 3-4 महीना पहले ये कोशिश की थी, जिसमें कलकत्ता में उन्होंने 23 अलग अलग ऑपोजिशन पार्टीज़ को बुला के वहाँ एक बड़ी रैली की थी। लेकिन वो 3-4 महीने में लोग एक जगह नहीं आ पाए थे और जो अपने झगड़े थे वैसे रहे। इस बार वो करीब 2.5-3 साल पहले इस तैयारी को शुरू कर दी है और वो कह रहे हैं कि डायग्नोसिस हम करना है बीमारी, और पता है बीमारी क्या है। तो उनको इस बार उन्होंने ये करीब 3 साल का उनको समय मिल रहा है कि जिसकी जो समस्याएं हैं, जिसको कहते हैं जो स्टिच करना है, जो वो स्टिचिंग उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। इसमें कौन कौन आया भाई, इसमें इम्पोर्टेंट है शरद पवार साहब आए, और मैं इसलिए इम्पोर्टेंट है कि शरद पवार आए, महाराष्ट्र में शिवसेना के चीफ मिनिस्टर आए, उद्धव ठाकरे साहब आए। और ये सारे लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र की 48 सीट
बंगाल की 42 सीट, ये दोनों मिलके 90 सीट होती हैं उत्तर प्रदेश की 80 सीट का जवाब देने के लिए एक तरह से। तो कांग्रेस से उनके जो शीर्ष, मेरे हिसाब से जो सबसे जो दक्षिण भारत के सबसे नोन नेम नॉर्दर्न इंडिया में चिदम्बरम साहब और दिग्विजय सिंह, ये दो लोग आए। और मैं दोनों लोगों का इसलिए कहूंगा कि चिदम्बरम साहब ने एक डर के आगे जीत है ये समझ लिया है। उनको जेल में 100 दिन से ऊपर बंद रखा गया, क्योंकि उनके जो इस समय के गृह मंत्री हैं वो शायद 100 दिन या जितने दिन भी रहे थे उससे 2-4 दिन बढ़ा के उनको रखा गया कि तुमने हमें इतने दिन रखा है तो हम तुम्हें इतने दिन रखेंगे। तो चिदम्बरम साहब को अब वो डर भी खत्म हो गया है मन से। कुछ ऐसा नहीं प्रूफ हो पाया, बताया गया था कहाँ कहाँ उनकी संपत्ति उनके लड़के की, आज भी कुछ चीज़ें प्रूफ नहीं हुई हैं। दूसरे दिग्विजय सिंह थे, उसमें आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने बुलाया, अकाली दल भी था, समाजवादी पार्टी भी थी, राष्ट्रीय जनता दल भी बिहार से थे। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, और डीएमके थे, टीआरएस थे, मतलब वो सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करने की वो कोशिश कर रही हैं। और मेरे ख्याल में इस समय केवल उनके पास ही ये हुनर है कि वो इन सब लोगों को एक जगह ले आई हैं। क्योंकि अभी अगर कांग्रेस वो करेगी तो आम आदमी पार्टी उसमें नहीं जाएगी, अकाली दल उसमें नहीं जाएगा, फिर कहाँ कहाँ होने लगेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने उन सारे लोगों को एक जगह लाके कम से कम बिठा के बातचीत तो शुरू करने की बात कही है। और उन्होंने सिर्फ वही नहीं कही है, वो अब टाइम बाउंड, अब वो एक तरह से वो एजेंडा देती जा रही हैं। उन्होंने खुले मन से कहा है कि मैं 27, 28, 29 को दिल्ली रहूंगी, एक आप लोग मीटिंग कर लीजिए, उसमें कुछ बातचीत हो जाए। तो एक तरह से एजेंडा का आगे आगे वो देती जा रही हैं। अब इसमें से अगर कोई भागता है, कोई नहीं आता है, किसी के पेट में दर्द, किसी के पैर में दर्द, किसी के घर में तबीयत खराब, तो वो साफ साफ इंडिकेशन है कि उसके कुछ रिजर्वेशंस हैं। तो अभी पता लग जाएगा, तो उसके जो भी रिजर्वेशंस हैं, उसकी जो भी दिक्कतें हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बार बार ये कहा है कि अब की खेला होवे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने बंगाल में खेला किया और सारे राज्यों में अब की खेला होवे। एक उन्होंने और बात कही है जो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने गुजरात मॉडल के अगेंस्ट एक बंगाल मॉडल को सामने रखा, और जिसमें जो ज़्यादा लोगों के प्रति जिसका रुझान है, जिसमें लोगों को ज़्यादा इंक्लूड किया गया है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करी, ये एक उन्होंने मॉडल रखा है। उन्होंने किसान आंदोलन की बात की और उन्होंने कोरोना की भी बात की। उन्होंने कहा कि कोरोना का मिसमैनेजमेंट, वैक्सीन की दिक्कतें, पूरी वैक्सीन नहीं मिल रही, ये सारी चीज़ों का किया। उनका सारा लबोलुआब मोदी को हराना वॉज दी एम्फेसिस। और एक उन्होंने चलते चलते एक थोड़ी भावनात्मक बात भी कही, जिससे बंगाल का जनमानस और देश का पढ़ा लिखा जनमानस को ज़रूर तकलीफ होगी। उनके अनुसार टैगोर को बंगाल की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें से निकाल दिया गया है। तो रवींद्रनाथ टैगोर जो को अगर निकाला गया है तो ये एक दुखदाई बात उन्होंने बताई। और उन्होंने एक काम और किया कि जैसे उन्होंने बकरीद की मुबारकबाद दी, वो एक वर्ग विशेष को भी एड्रेस कर रही थी। क्योंकि कल मैंने अपना प्रोग्राम किया था, मैं जनरली कभी कभी भूल जाता हूँ, कभी याद रहता है, मैंने बकरीद की मुबारकबाद नहीं दी थी। तो मुझे किसी ने उसमें टोका कि भाई आपने बकरीद की मुबारकबाद नहीं दी। मैं इसलिए कह दूं क्योंकि कुछ लोगों को उम्मीद होती है कि आप होली, दिवाली, दशहरा त्यौहार कोई भी हो, ईद, बकरीद, आप मुबारकबाद देंगे। तो भाई चलिए, लेट सही बिलेटेड आप सब लोगों को बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आखिरी प्रश्न, क्या येदियुरप्पा को भाजपा मार्गदर्शक मंडल में भेज पाएगी? देखिए, जब मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने बहुत करीने से, जिसको कहते हैं धीरे से, अडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी को और कुछ और शीर्ष नेताओं को ये कह के, जसवंत सिंह को, कि 75 से ऊपर ये मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं। और पूरे देश में उन्होंने ये किसी और को 75 साल के ऊपर वाले को आने नहीं दिया, इस बिना पे कि ये 75 साल के बाद दे शुड टेक रिटायरमेंट टाइप ऑफ थिंग। मार्गदर्शक मंडल उसका नाम दे दिया। अब इसमें एक एक्सेप्शन है इस समय, वो बाकी सबको तो किनारे करते जा रहे हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो कर्नाटक के जो करंट चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैं। उनके बारे में बताने से पहले बता दूं, येदियुरप्पा साहब लिंगायत हैं। और लिंगायत का मैं 1 मिनट में आपको ब्रीफली बता दूं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट हैं लोग। देखिए, लिंगायत मूल रूप से शैव हैं, शिव भक्त हैं इन लोग। और इस सेक्ट को इसको कह दिए रिवाइवल था, या ये फाउंडेड बाय जगज्योति बासवेश्वरा थे, जिनको बासवन्ना
12वीं सदी में प्यार से उनको बसवन्ना कहते हैं, और ये 12वीं सदी के आसपास ये मूवमेंट शुरू हो गया। 1881 में जब अंग्रेज सरकार थी, उसके सेंसस में इन लिंगायत को शूद्र घोषित किया गया। फिर 1926 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी, एक ऑर्डर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये शूद्र नहीं है। और जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उससे भी इनको दिक्कत थी, और इसी कारण इन्होंने अपने को ये कई जगह अपने को हिंदू धर्म से अलग मान के करते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म के सारे जो त्यौहार हैं वो सब उसी तरह से मनाते हैं, इसलिए मोरलेस ये होता है कि हिंदू धर्म ही है। लिंगायत की पॉपुलेशन, ये मैं आपको विकिपीडिया के हिसाब से दे रहा हूँ मेरे, क्योंकि इसकी कोई कहीं वो तो लिखा नहीं है। एस्टिमेटेड ये है कि कर्नाटक में ये करीब 20% है, महाराष्ट्र में 10% है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, गुजरात में भी कुछ लिंगायत लोग हैं। इनके ये बेसिकली फॉरवर्ड, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का एक मिक्स्ड सेक्ट है, और इनके जो सब सेक्ट्स हैं उसमें से 16 जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी में माने जाते हैं, और करीब 7% इनमें से शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में है। तो अच्छा, ये स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं, शराब पीना इनके यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली मना है। एक और इनके उसकी बात कि ये दफनाए जाते हैं, ये जलाए नहीं जाते हैं लिंगायत लोग। लिंगायत का साउथ इंडिया के, खास करके कर्नाटक के बहुत से मंदिरों पे और उस सामाजिक उस पे इनका बहुत कंट्रोल है, ये उसको उस समाज को करते हैं। और भले ही ये नंबर्स में कोई कहता है 16%, कोई कहता है 20%, जो भी परसेंटेज हो, ये अपने समाज को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये मेहनती कौम है, काम करती है, उसको भी इफेक्ट करते हैं। येदियुरप्पा से पीछे मैं एक और आपको बता दूं क्योंकि क्यों इस समय कॉशियस है बीजेपी। कॉशियस इसलिए है कि कांग्रेस में वीरेंद्र पाटिल एक बड़े नेता हुए कर्नाटक के, वहाँ उसके 7th चीफ मिनिस्टर भी थे, वो एक तरह से लिंगायत के बड़े नेता हुए, और वो सारे लिंगायत को उन्होंने कांग्रेस के साथ कर दिया था, और लिंगायत उस समय कांग्रेस को आंख बंद करके वोट देते थे। पहली बार ये 68 से 71 में चीफ मिनिस्टर हुए, निजलिंगप्पा के बहुत ही घनिष्ठ, हेगड़े के भाई जैसे। तो हेगड़े और इन्होंने मिलकर कर्नाटक की राजनीति को बहुत दिन तक चलाया। उसके बाद क्या हुआ कि ये 89 में जब वीपी सिंह की सरकार बोफोर्स पे कर रही थी, तब ये वहाँ के अध्यक्ष थे, और इन्होंने कांग्रेस को जबरदस्त जीत कर्नाटक में दिलाई थी। जबकि वहाँ पे सोचिए, जनता दल और जनता पार्टी के पुराने बड़े खंभे हेगड़े साहब और देवेगौड़ा, ये लोग कर्नाटक में थे, लेकिन उनको शिकस्त दे के इन्होंने ठीक से सरकार बनाई थी। कांग्रेस की सरकार चलती रही, लेकिन 90 में जैसे कहा जाता है ना, राजीव गांधी के प्रति ये कहा जाता है कि सीधे हो या कुछ हो, नॉविस तो थे ही, उनको ये नहीं करना था, बेसिक चीज़ों में कैसे उन्होंने गड़बड़ी की नहीं मालूम। अक्टूबर 1990 में वीरेंद्र पाटिल को पक्षाघात का अटैक हुआ। राजीव गांधी वहाँ बेंगलोर गए हुए थे, उनको देखने गए, उनसे कहा, मतलब वो किए, और 30 मिनट बाद जब एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ कान के कच्चे कहे जाते हैं राजीव गांधी के बारे में कि कान के कच्चे थे। वीरेंद्र पाटिल की बहुत शिकायतें पहुँची, और राजीव गांधी ने एयरपोर्ट पे खड़े खड़े पत्रकारों को अनाउंस कर दिया कि अब दूसरा मुख्यमंत्री शपथ लेगा। तो एक तरह से ही वो सैक्ड ऑन द एयरपोर्ट, और इसको लिंगायत कम्युनिटी ने अपने समाज की बेइज्जती के रूप में देखा, और लिंगायत ने फिर कांग्रेस को उस 90 के बाद छोड़ा। तो आज तक लिंगायत फिर वापस कांग्रेस में नहीं आए हैं, और उस गैप को पहले हेगड़े साहब और देवेगौड़ा भरने की कोशिश की, लेकिन आज वो पूरी तरह से भाजपा के साथ लिंगायत लोग ठीक से अलाइंड हैं, और उनके सबसे बड़े लीडर येदियुरप्पा साहब हैं। येदियुरप्पा साहब उन अपने लिंगायत समाज के प्रति काम भी करते हैं, और उनके सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं। तो इसीलिए भाजपा उनको डिस्टर्ब करने की, मतलब भाजपा क्या बोलेंगे, भाजपा के जो 2 नेता हैं जो आज पूरी भाजपा को चला रहे हैं, ये लोग उनको बहुत डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अभी उनको दिल्ली बुलाया गया था, दिल्ली बुला के उनको जो भी समझाया गया होगा, तो उन्होंने कहा है भाई हम तो हाईकमान का जो आदेश होगा वो हम मानेंगे। उनका एक बड़ा लड़का एमपी है, उनका छोटा लड़का कर्नाटका जो भाजपा है उसका वाइस प्रेसिडेंट है, और ये है कि उनके जो अपने लोग हैं उनको भाई कैसे उनका
कहाँ एडजस्ट होंगे इत्यादि इत्यादि। लेकिन अब लिंगायत समाज जो है वो लामबंद हो गया है। वो कह रहा है कि नहीं, 2023 में वहाँ विधानसभा इलेक्शन हैं, वो कह रहे हैं इलेक्शन के बाद ही येदियुरप्पा साहब को हटाया जाए, उससे पहले नहीं। वो बिल्कुल इसके लिए कमर कस रहा है। अब क्या फॉर्मूला होगा, कैसे हटेंगे, ये येदियुरप्पा साहब ही डिसाइड करेंगे। मेरे ख्याल में भाजपा जितना भी हो जाए, लेकिन आज की तारीख में न मोदी जी और न अमित शाह के पास ये पॉलिटिकल दमखम है कि दक्षिण भारत में जो उनका एक ही पॉइंट है, दैट इज कर्नाटका, बाकी तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तो घुस नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे अगर उनको अपना कुछ करना है तो उनको येदियुरप्पा को साथ ही लेके करना होगा, इसलिए वो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो देखें आने वाले समय में येदियुरप्पा साहब क्या फॉर्मूला तय करते हैं। थैंक यू। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।